हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हार्मनी कॉइन का, जिसका सिंबल है वन। ये पर्टिकुलर कॉइन है कैसा, वर्क कैसे करता है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के पास्ट में क्या क्या इवेंट हुए हैं और इस कॉइन को आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये डिटेल एनालिसिस करेंगे और मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा आपको कि आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाई कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, कई बार आप फंडामेंटल जो एनालिसिस के लिए बोलते हो किसी कॉइन के लिए, तो दिन भर में मैं देखता हूँ कमेंट में 10 से 15 नए नए कॉइन का नाम आ ही जाता है। मैं एक दिन में सारे कॉइन अवेलेबल नहीं करा सकता, वन बाई वन अवेलेबल कराऊंगा। नहीं तो अगर मैं 10-15 वीडियो डालने लगा या तो मैं ही मर जाऊंगा या आप इरिटेट हो जाओगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वन बाय वन करके हम सारे ही मेजर कॉइन कवर कर लेंगे, ताकि आप जब भी चाहो उसके बारे में आपको जानना है तो आप जाके जान सको वीडियो देख के। एक चीज और है, कई बार आप रिक्वेस्ट करते हो उससे पहले चेक नहीं करते। ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है फंडामेंटल एनालिसिस की, बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है। आप एक बार वहां जरूर चेकआउट कर लो कि जो आप कॉइन रिक्वेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है, डू वॉच दैट वीडियो, ना वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसके बारे में किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है और बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे किसी कॉइन को लेके। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो $0.01893 पे पहले तो ट्रेड कर रहा है। पहले देखेंगे इसका टोकोनोमिक्स पार्ट, फिर जाएंगे हम फर्दर अदर पार्ट्स पे। फीचर भी देखने हैं और इसका प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट भी देखना है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर देखें तो अभी 12.55 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है और टोटल सप्लाई 13.6 बिलियन की है। इसकी टोकोनोमिक्स बाकी सारे कॉइन से बहुत डिफरेंट है और वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने डिटेल इसकी अवेलेबल कराई है किस तरह की टोकोनोमिक्स है। और अगर मार्केट कैप की अगर बात करो करंट में, तो 237.5 मिलियन डॉलर की इसके पास मार्केट कैप है और काफी अच्छी खासी मार्केट कैप है। अगर बात करोगे कि जिस तरह के परफॉर्म किया, जिस तरह से इसके साथ इवेंट हुए, उस हिसाब से देखें तो इट इज क्वाइट फाइन। आप इसको किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाई नहीं कर सकते, क्योंकि या तो इसी के नेटवर्क पे बना हुआ कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अवेलेबल हो। आई हैवंट सीन इट, अगर है तो आप उससे बाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही बाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्रॉस चेन एसेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड किया किसी दूसरे डेक्स को, किसी दूसरी ब्लॉकचेन को। तो अगर हम बात करें कहाँ बाई कर सकते हैं, तो मार्केट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। देयर सो मेनी एक्सचेंज जहाँ पे अवेलेबल है। बाइनेंस है, क्यूकॉइन है, हो भी ग्लोबल है, और उसके बाद गेट.io पे भी अवेलेबल है। बाइनेंस पे अवेलेबल है तो देन फाइन, बिकॉज बहुत इजीली आप बाइनेंस को एक्सेस कर सकते हो इंडिया में और वहां से इसको बाई कर सकते हो इन केस अगर बाई करना चाहो। बट वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि बाई करना है या नहीं करना है। अब प्राइस प्रोडिक्शन वाले पार्ट में हम इसका ये भी देखेंगे कि कितने प्राइस तक गया और कितनी इसने मार्केट कैप पहले अचीव की है। इसकी यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इसकी नियर अबाउट लाइक 13 बिलियन ही है। अगर आप जाके देखोगे कॉइन गेको पे तो वहां पे ये आपको दिख जाएगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 13.156 बिलियन यहाँ पे अपडेटेड है। यानी जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उतनी ही इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, और नियर अबाउट लाइक आप कह सकते हो उतनी ही सर्कुलेशन में है, थोड़ा कम है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसकी टीवीएल कितनी है, टोटल वैल्यू लॉक्ड। इसके जो होल इकोसिस्टम है वो बहुत कम है कंपेयर टू इस तरह के कॉइन जो इसके पीयर में आते हैं। तो आप देखोगे इसके जो डिफाई सेक्टर में अगर जाके देखोगे तो $31.84 मिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है। डिफाई लामा पे जाके आप इसकी डिटेल निकाल सकते हो। तो ये काफी कम है कंपेयर टू एनी अदर पीयर के जो कॉइन है उसके कंपैरिजन में। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके डिटेल में, ये क्या करते हैं और किस तरह से वर्क करता है। पहले तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक के एक एडवांस वर्जन को यूज करता है, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक। और जो इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक को अचीव करने के लिए व्हाट इट डज कि ये रैंडमली उसके क्या करता है कि रैंडमली श्रेडिंग करता है, जिससे ब्लॉक जनरेशन का टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और बहुत कम टाइम में ब्लॉक प्रोड्यूस हो जाता है। जितनी जल्दी ब्लॉक प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी फाइनलिटी हो जाएगी ट्रांजेक्शन की। तो काइंड ऑफ अगर देखोगे तो इसकी लेटेंसी भी बेटर है, इसकी फाइनलिटी भी बेटर है, और ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम भी इसका बहुत कम है। तो ट्रांजेक्शन की फाइनलिटी देखो आप 2.02 सेकंड में फाइनलिटी मतलब फाइनल कर देता है ट्रांजेक्शन को। फाइनलिटी जब भी बात आती है ट्रांजेक्शन के इनिशिएट होने से लेके एंड पॉइंट तक, पूरा कंप्लीट सेटलमेंट होने तक, सबमिशन भी उसका ही पार्ट आ जाएगा। यानी टोटल जो प्रोसेस है उसका कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड फाइनलिटी, एंड उसमें 2.02 सेकंड लगते हैं इसको। एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन अगर इसकी देखोगे तो बहुत चीप है, जो चाहिए ही किसी भी ब्लॉकचेन में। और टोटल वैल्यू लॉक्ड इन्होंने 1.09 बिलियन बोली है, लेकिन ये बता रहा है सब में, और मैंने आपको जो बताई है वो डिफाई सेक्टर में, यील्ड में, स्टेबल कॉइन्स में, सब में अगर आप इसमें देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में इसकी जाके देख सकते हो। बट डिफाई सेक्टर में, क्योंकि डिफाई सेक्टर में हमने इसलिए देखी है क्योंकि वही इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है
डीएप्स बनाने के लिए सबसे मतलब लाइक वो रिक्वायर्ड जो भी हमें सिनेरियो चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, वो सारे प्रोवाइड करता है, ताकि जिससे डीएप्स यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बहुत इजीली बनाई जा सके। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारा अभी इसका डिफाई सेक्टर ही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें ये एक तरह का डाउ है, तो इसमें लाइक अलग अलग डिवाइड कर दिया। आप देखोगे जैसे डाउ में जो प्रपोजल सबमिट होता है, डाउ प्रपोजल, वैलिडेटर डाउ, कम्युनिटी डाउ, डेवलपर डाउ, लाइक दिस सो मेनी यू कैन से, लाइक इनक्यूबेटर डाउ, क्रिएटिव डाउ। तो इस तरह से इसके डाउ है। यहाँ पर प्रपोजल सबमिट होते हैं, देन उन पर वोटिंग होती है, वोटिंग से डिसाइड होता है, देन उनका फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब बात करते हैं इसके फर्दर। इस पे अगर देखोगे तो तीन तरह के आपको टोकन्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको तीन तरह के टोकन्स के जो शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। जब इसका आप एक्सप्लोरर खोलोगे तो HRC 20 दिखेगा। इसका मतलब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो भी है, इसकी स्मार्ट चेन पे बने हुए जो भी टोकन्स होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। HRC 721 जब भी आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स, मींस NFTs के लिए। तो देयर सो मेनी NFT बेस्ड प्लेटफॉर्म आल्सो अवेलेबल ऑन दिस। एंड HRC 115 जब भी आएगा, 115 इट इज सिमिलर लाइक ERC 115, 1155 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स और कॉइन जो इंटरऑपरेबल है और इसके ब्लॉकचेन पे बने हुए, वो इस कैटेगरी में फॉल होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, ये इथेरियम के साथ काफी कंपेटेबल है, एंड इथेरियम के नेटवर्क पे भी ट्रांजेक्शन करने में इसकी लाइक कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। तो वो भी एक इसका अनदर एस्पेक्ट है जो ब्लॉकचेन के बेसिस पे प्रोवाइड करता है। अब बात आते हैं टोकनोमिक्स की। पहले इनकी टोकनोमिक्स थोड़ी डिफरेंट थी, फिर बाद में इन्होंने टोकनोमिक्स में कुछ अपडेट किया, और बाद में एक और फर्दर अपडेट हुआ है, वो भी हम वन बाई वन करके समझने वाले हैं। तो टोकनोमिक्स पार्ट अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट है, इन्होंने बताया जो 2020 में अप्रैल में इन्होंने टोकनोमिक्स अपडेट की थी, उसके लिए उन्होंने एक सीट प्रोवाइड की है, और सीट में सारी डिटेल मेंशन है कि कितने टाइम पे इसकी कितनी सप्लाई रहेगी और किस तरह से सप्लाई वर्क करेगी। तो पहला आप देखोगे जब ये लॉन्च हुआ था, तो ये लिस्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया कि इसमें मंथली कॉइन इश्यू होते हैं, यानी एक साल में 441 मिलियन नए हार्मोनी कॉइन इन्फ्लेशन हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं और सर्कुलेशन में आते हैं। तो उस केस में इन्होंने क्या बताया है कि जैसे शुरू के 11 महीने कोई इमिशन नहीं हुआ, कोई मंथली इश्यूएंस नहीं हुआ, और सर्कुलेटिंग सप्लाई धीरे धीरे अनलॉक होके 5 बिलियन तक आ गई, और टोटल सप्लाई उस टाइम पे 12.6 बिलियन थी। अब अगर देखोगे आप, उसके बाद हर महीने जो मंथली इश्यूएंस आप देखोगे 36 टू 37 इसी तरह के ऑन एन एवरेज 36 मिलियन सर्कुलेशन में आते जाते हैं हर महीने, और इस तरह से साल में आप एडअप करोगे, इट विल बी नियर अबाउट लाइक 441 मिलियन। तो 441 मिलियन हर साल सर्कुलेशन में आते हैं। अब इनका इन्होंने मतलब तरीका क्या बताया है, इन्होंने बोला जितना हार्मोनी जो नेटवर्क है उतना जितना ज्यादा यूज होगा, उतना ही ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शन फीस बर्न होगी, क्योंकि जो फीस जनरेट होती है उसको ये बर्न कर देते हैं। तो इनका बोलना है कि इस इश्यूएंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने ही कॉइन बर्न हो जाएंगे एज पर देम, बट लेकिन बर्न कैसे होंगे? जितना ज्यादा यूज होगा। और यूज क्यों मतलब होगा या नहीं होगा, उसको हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट को बाद में देखते हैं। तो जब आप इस सीट को देखोगे तो उसमें कभी भी किसी भी ईयर में कितने पहुंचेंगे वो आप लगभग अंदाजा लगा सकते हो कि इतने कॉइन सर्कुलेशन में होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 2022 नवंबर की अगर बात करें, तो आप ये 42 नंबर जो रो है उसमें देखोगे, तो यहाँ पे आपको टोटल सप्लाई दिखेगी 13.7 बिलियन, जो सर्कुलेशन में रहेगी वो भी 12.7 बिलियन, एंड 36.2 मिलियन सर्कुलेशन में इस महीने ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग ही तरह की टोकोनॉमिक्स दी है, और लगभग 2050 तक ये डाटा अवेलेबल करा दिया है। आप 2050 तक देखोगे तो वहां तक पता कर सकते हो कि कितने सर्कुलेशन में आएंगे। उस टाइम पे इसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है 26 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और 26 बिलियन सर्कुलेशन में होंगे। इस तरह से पूरा चार्ट उन्होंने अवेलेबल करा दिया है। एक चार्ट में उन्होंने समझाया कि किस तरह से होगा कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे इश्यूएंस कम होता जाएगा, एंड जो कह सकते हैं परसेंटेज जो सप्लाई स्टेक भी होगी उसका रेशियो के साथ उन्होंने एनुअल यील्ड के साथ एक रिलेशन दिखाया है कि इस तरह से कुछ बिहेव करेगा प्रोजेक्ट इन लॉन्ग टर्म। अब थोड़ा सा आता है डिफरेंट अदर एक्सपेक्ट पे। हॉरिजन का जो इसका अब ये इंटरऑपरेबल है, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए काफी फेमस है। अगर इसका पीयर का आप कोई कॉइन कंसीडर करोगे तो वो नियर प्रोटोकॉल है, लगभग उस जैसा ही मान लो। कुछ महीने पहले यानी जून में इनका हार्मोनी का जो जो ब्रिज है, होराइजन ब्रिज, वो हैक हो गया, और उसके हैक होने के बाद $100 मिलियन फंड चोरी हो गए, और ये सिक्योरिटी के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, और वो सिक्योरिटी ताक पे रख दी गई। और उसके बाद उससे पहले किसी पर्सन ने ये बग पॉइंट आउट भी किया था, लेकिन जब तक ये एक्शन ले पाते तब तक वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो गई। 100 मिलियन जब इनके उसमें फंड चोरी हुआ, तो जो यूजर उससे अफेक्ट हुए उसको कंपेंसेट करने के लिए इन्होंने बहुत ही बेकार डिसीजन लिया। वो डिसीजन था 4.9 बिलियन इन्होंने सप्लाई और मिंट कर ली, यानी
और बढ़ा दी, और वो उनको 3 साल के पीरियड में वेस्टिंग शेड्यूल में अवेलेबल कराएंगे ताकि उनके भरपाई हो सके। अब ये जो चीज है वो बहुत अनफेयर हो गई। जो जो लोग हैक में जिनमें उनका लाइक अफेक्ट नहीं हुए और इसको होल्ड कर रहे थे, उनके साथ बहुत अनफेयर हो गया, क्योंकि उनके मतलब भरपाई वो लोग कर रहे हैं जो पहले के होल्डर हैं। क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसके प्राइस पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा, और उनका जो पोर्टफोलियो वो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी। तो ये डिसीजन बहुत ही बेकार था, इनको बहुत ज्यादा बैकलेस देखने को मिला था उस टाइम पे। ट्विटर पे बहुत गुस्सा लोगों ने दिखाया, बहुत ज्यादा बॉयकॉट का ट्रेंड कराया, लेकिन फिर भी इन्होंने वही डिसीजन लिया और एक प्रपोजल दिया था, जो इन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया था कि दिस इज द प्रपोजल दैट हाउ दे आर गोइंग टू रिकवर और कंपेंसेट द पर्सन जो अफेक्ट हुए। तो दो चीज इसमें प्रॉब्लम होगी कि जिसके लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, काइंड ऑफ लाइक के जो डीएप्स प्रोवाइड करते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में आगे का जो वर्जन रहने वाला है वही एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो इंटर ऑपरेबल होते हैं। और इंटर ऑपरेबिलिटी में ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, क्योंकि इनका ब्रिज भी हैक हो गया, और उसके बाद इन्होंने जो डिसीजन लिया दैट वाज नॉट वेरी फेयर जो लोग इसके होल्डर थे उनके साथ। इन्होंने लाइक उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अवेलेबल कराई सेवरल सेवरल पॉइंट्स में। आप जाके देखोगे इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, यहाँ पे सेवरल एस्पेक्ट में इन्होंने अवेलेबल कराई है, लेकिन मैं आपको वन वो मैं बता दे रहा हूँ कि जो डिसीजन था वो फेयर नहीं था जो इसके होल्डर्स थे उसके साथ। अब इनका व्हाइट पेपर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने बहुत सारी डिटेल अवेलेबल कराई है, कैसे स्केलेबल है, यानी रैंडम शेडिंग कैसे करते हैं इनकी ब्लॉकचेन, ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम कैसे रिड्यूस करती है, सिक्योर शेडिंग, एफिशिएंट फास्ट जो ट्रांजैक्शन अचीव करने के लिए जो एफिशिएंट एंड फास्ट कंसेंसस विच इज कॉल्ड इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक जो ये यूज कर रहे हैं वो कैसे अचीव करते हैं, वो सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे अवेलेबल कराई है। यू कैन चेक आउट द व्हाइट पेपर ऑल्सो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैं आपको इसको समराइज करता हूँ फिर आपको नेक्स्ट पार्ट पे ले जाता हूँ। नियर प्रोटोकॉल जो इसका पीयर है उसका ब्रिज का आज का डंका बजता है पूरे क्रिप्टो स्पेस में। रीजन उसका ये है कि उसने वो रिकॉर्ड कायम किया जो बाकी बहुत सारे इंटरऑपरेबल असेट्स नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी कोई उसको हैक करने जाता है ना तो उल्टा पैसा देके जाता है, कभी $4,000, कभी $8,000 इस तरह से। क्योंकि जब वो उसमें मतलब टोकन बाई करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो इमीडिएटली उसकी एआई डिटेक्ट कर लेती है, इमीडिएटली फंड ब्लॉक कर देती है। और 3 बार ऐसा हो चुका है कि जो हैकर ट्राई करना चाह रहे थे उसको मैनिपुलेट करने का, और वो वहां पे पैसा देके गए जो उनके इकोसिस्टम में फिर फर्दर यूज हुआ। तो नियर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के मामले में बहुत बेटर है। अगर इनकी जो बाकी चीजें बहुत सही है, ठीक है, ट्रांजेक्शन काफी फास्ट है, 2 सेकंड का टाइम काफी कम है, एंड इवन देयर सो मेनी ब्लॉकचेन जो इससे भी ज्यादा फास्ट ट्रांजेक्शन अवेलेबल कराती है, लेकिन ठीक है 2 सेकंड ज्यादा डिले नहीं है। एंड उसके बाद अगर इतनी कम फाइनलिटी है, ट्रांजेक्शन फीस चीप है, लेकिन अगर कोई ब्लॉकचेन है उसको सक्सेसफुल होना है ना इन फ्यूचर के लिए, तो तीनों एक्सपेक्ट में जैसे बोलते हैं क्रिप्टो की ट्रिनिटी, ट्रिनिटी में क्या आता है, फास्ट एंड चीप होनी चाहिए, जल्दी ट्रांजैक्शन हो, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो, सिक्योर होनी चाहिए और स्केलेबल होनी चाहिए। तीनों एक्सपेक्ट जिसमें होंगे वही ब्लॉकचेन लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेंगी। एंड जिनमें ऐसे फीचर्स नहीं होंगे वो टाइम के साथ, अभी बेशक बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ वो आउटडेटेड हो जाएंगी और उन्हें इतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगी, इतना ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी भविष्य में देखोगे तो नियर प्रोटोकॉल इसके जो पीयर में है वो इससे 1000 टाइम्स बेटर है। एक जिसका ब्रिज हैक हो गया हो, दोबारा से लोगों का ट्रस्ट आना बहुत मतलब मुश्किल टास्क है, इतनी जल्दी नहीं आता है। एक बार जब ऐसा कोई इवेंट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसका जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है और मे बी इन फ्यूचर में दोबारा कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो और जो उसके बाद जो कंपेंसेशन का डिसीजन था वो दूसरा आउटरेज क्रिएट हुआ उससे, तो इसलिए मेरे ओपिनियन में आपको इस कॉइन को बाई नहीं करना चाहिए। टोकोनोमिक्स भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बर्न होगा, तो फिर इश्यूएंस वाला फैक्टर कंट्रोल होगा। लेकिन अगर लोगों को ज्यादा ट्रस्ट नहीं आएगा तो ज्यादा लोग इसको यूज भी नहीं करेंगे, और अगर यूज नहीं करेंगे ज्यादा तो उतने ही कम फिर बर्न होगी, तो फिर इसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, तो वो अनदर बेकार फैक्टर हो जाएगा इसके लिए। तो आपको हार्मोनी वन कॉइन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने बाई कर रखा ऑलरेडी तो आपको सही प्राइस पे एग्जिट करके आप नियर प्रोटोकॉल में इसी का जो पीयर में है उसमें एंट्री ले सकते हो। नियर प्रोटोकॉल के सिर्फ डिफाई सेक्टर में आप जाके देखोगे तो इससे कई गुना ज्यादा टीवीएल है। आज की डेट में देखो $286 मिलियन की टोटल वैल्यू लगभग सिर्फ डिफाई सेक्टर में, तो इससे बहुत बेटर कंडीशन में है। तो आपको नियर प्रोटोकॉल को चेकआउट करना चाहिए। अब आते हैं प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को। पहले इन्होंने $0.35 पे ये चल रहा था, और उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई डिफरेंट थी। मैंने आपको ऑलरेडी टोकनोमिक्स दिखा दिया कि हर महीने कैसे 36 से 37 मिलियन सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करो तो $4 बिलियन की मार्केट कैप इसने पहले अचीव की है, लेकिन जो अभी मतलब इवेंट हुआ कुछ महीने पहले जून में, उसके बाद दोबारा ये भी क्वेश्चनेबल रहेगा कि दोबारा अपनी प्रीवियस जो पोजीशन है उसको भी क्लेम कर पाएंगे या नहीं,
क्योंकि अगर उन्होंने बहुत अच्छे मेजर्स नहीं लिए, अगर उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं बनाया, तो जिसके लिए जाने जाते हैं वही चीज़ नहीं होगी। अगर डीएप्स ही बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं बना पाएंगे और उनके इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे सिक्योर, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से मैं ये भी बता रहा, लाइक $4 बिलियन भी इनके लिए लाइक क्वेश्चनेबल दिख रहा है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, देखते हैं टाइम के साथ ये कैसा करते हैं। लेकिन अगर $4 बिलियन पे भी जाते हैं, कब तक जाएंगे ये भी अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकते भाई। अगर बुल रन तक जाएंगे, अगर बुल रन तक देखेंगे उसमें अभी 1-2 साल लगेंगे, क्योंकि बिटकॉइन के हाल्विंग से पहले मोस्ट एंटिसिपेटेड टाइम वही है उसका बुल रन का आने का। लेकिन अगर उस टाइम पे भी आता है तो उस टाइम की सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से भी देखेंगे तो प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन लोगों का इससे ट्रस्ट जाता रहा है टाइमली, और स्पेशली इनके डिसीजंस के बाद। तो इस वजह से मेरी आपको अनबाइस्ड जो ओपिनियन मेरा ये है कि आपको इस कॉइन को नहीं बाई करना चाहिए, आपको नियर प्रोटोकॉल बाई करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।